इसको JSX क्यों बोलना है? क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट और HTML मिला के लिखना है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? अच्छा, वेरिएबल बनाना आपको बताऊं क्या? ये कंपोनेंट मैंने बनाया है, फंक्शन होम, और ये पूरा एक कंपोनेंट बना हुआ है। अब वेरिएबल्स अगर मुझे बनाने हो, जैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं, तो इसमें कहाँ बनेंगे? अच्छा, कुछ वेरिएबल होते हैं जो यहाँ पे भी बन सकते हैं। मैंने कहा लेट नेम, और ये वाले जो वेरिएबल होते हैं जो ऊपर मैंने टॉप पे बनाया है, ये स्टैटिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टैटिक। ठीक है। अच्छा, अब इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे h2 के अंदर यूज करना है। कैसे करूं? तो कभी भी रिटर्न के अंदर जो JSX है उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से पहले हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ भी जावा मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो वो हम लिख सकते हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम, जो ऊपर नेम है वो यहाँ पे मुझे मिल जाए। मिल गया भाई? तो ये तरीका है। अच्छा, ये जो लेट मैंने बनाया है ये यहाँ पे भी बन सकता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब भी वही काम कर रहा है। लेकिन ऊपर जो बनाते हैं ज्यादातर समझे वो स्टैटिक बनाते हैं, और नीचे वाले जो बनाते हैं ना वो डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, मतलब अपडेट भी हो जाए बाद में, सब हो सके। क्लियर है भाई ये चीज? लेट बनाया, यूज कर लिया। अच्छा, अब स्टाइलिंग की बात ये थी कि स्टाइलिंग भी सत्य है। स्टाइलिंग भी जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग में नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, JSX के अंदर स्टाइल अगर आपने इनलाइन लिखना हो तो ये भी जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की चीज है ना। तो जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, तो मैंने लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी मर्जी चाहे स्टाइल में दे दूंगा। बस फर्क इतना होगा कि CSS के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एक ही वर्ड की होती है, जैसे कि कलर, मार्जिन, पैडिंग, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ज्यादातर जो दो वर्ड में आती है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, बैकग्राउंड कलर। तो दो वर्ड के बीच में क्या लगा हुआ होता है? डैश होता है। इसमें डैश नहीं लिखना। इसमें हम क्या करेंगे, अगर दो वर्ड वाली कोई प्रॉपर्टी है उसको कैमल केस में लिखेंगे, बाकी पूरी की पूरी CSS वही है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे कलर लिखना है तो यहाँ पे मैंने कलर दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर CSS में मैं इस तरह लिखता हूँ ना तो इस तरह भी कलर अपने आ जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी आप कलर या कोई भी प्रॉपर्टी दें, वैल्यू दें, तो उसको आप देंगे स्ट्रिंग के अंदर ऐसे। क्लियर है भाई? चेक करा, होम वाइट हो गया, उल्टा लगा, दोबारा लगा लेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको बोला रेड, रेड हो गया। अच्छा देखिए, दोनों प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? कलर जो थी वो सिंगल डॉट वाली थी, डायरेक्ट लिखती है। बैकग्राउंड कलर अगर CSS पे लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इसमें इस तरह नहीं लिख सकते हो। इसमें जो दो वर्ड वाली प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर है या मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ठीक है, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, वो सारी हम लिखेंगे केवल केस में। मैंने C हटाया और कैपिटल कर दिया। तो इस तरह फॉन्ट साइज भी मैंने कहा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको 30 पिक्सल। ठीक है भाई? क्लियर है? हाँ, ये तो मसला नहीं है ना, ये तो जावास्क्रिप्ट आपको आती है ना। जावास्क्रिप्ट के टाइम पे पता चल गया तो हमें क्या, इन्वर्टेड कॉमा से कोई मसला नहीं होता, डबल लिखें या सिंगल लिखें। क्लियर है भाई? अच्छा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि विड्थ या फॉन्ट साइज, या विड्थ भी हम देख लेते हैं। मैंने कहा विड्थ, अब विड्थ में हम क्या बोलते हैं, या तो पिक्सल में देते हैं विड्थ या परसेंट में देते हैं। परसेंट में देनी हो तो मैं इसको इस तरह दे सकता हूँ 50% स्ट्रिंग के अंदर ही। अच्छा, अगर पिक्सल में देनी हो ना तो इसका एक और तरीका भी होता है कि आप इसको डायरेक्टली इस तरह 200 भी लिख सकते हैं नंबर में, क्योंकि नंबर है इस वजह से इन्वर्टेड कॉमा में यूज नहीं किया। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में यूज करेंगे तो आपने पूरा लिखना पड़ेगा 200 पिक्सल। सही भाई? हाँ, फॉन्ट साइज भी इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है भाई ये चीज? ये इंटरनल स्टाइलिंग थी जो थोड़ी सी चेंज है।
है तो आसान, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज इसमें नहीं है, बस जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आपको याद हो जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में भी हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, तो वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो स्टाइलिंग हम जावास्क्रिप्ट से देते हैं तो वो इस तरह देते हैं, आपने दी भी थी, याद है? डिस्प्ले ब्लॉक करा था, रन करा था, लोडर वगैरह आपने हैंडल करा था, तो वही चीज यहाँ पे सेम है, कोई इतनी मुश्किल चीज है ही नहीं। भाई स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट बनाया और जितनी देर इसमें स्टाइलिंग देते हैं। अच्छा, बेस्ट तरीका ये नहीं होता, हम कोशिश ये करते हैं कि इनलाइन जो स्टाइलिंग है वो कम से कम करें, रिएक्ट में इनलाइन स्टाइलिंग कम से कम करें, और जो फाइल के अंदर एक्सटर्नल सीएसएस जो हमने लगाई है वो ज्यादा से ज्यादा करें। क्लियर है? आगे बढ़े। इन फाइल अब वो नहीं कर सकते वो इसमें। अच्छा, इंटरनल मैंने अभी बताया आपको, इंटरनल वाली नहीं कर सकते, कि जो आपको याद होगा एचटीएमएल में हम करते थे इस तरह से, ठीक है, इस तरह हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। इंटरनल स्टाइल। अच्छा, अब इमेज लगा, अच्छा जो जो चीजें अलग है ना इसमें सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि यार आप बोले यार सर आपने टेबल बना के नहीं दिखाया था रिएक्ट में, तो मैंने मुझे आता ही नहीं, मैंने बनाया है, ऐसा तो नहीं होगा। जो चीजें अलग है ना, यार ये चीजें रिएक्ट में अलग तरीके से लिखी जाती है, सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सारी चीजें आपको आती हैं, आपको पूरी जावास्क्रिप्ट भी आती है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, अब आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने फंक्शन बनाना तो सिखाएंगे फंक्शन भी सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल है कि यार मैंने डिव बनाया, h1 बनाया, आप ये ना बोलेंगे कि यार लिस्ट तो इसमें पता नहीं बनती है या नहीं बनती। HTML की सारी चलती हैं, CSS की सारी प्रॉपर्टीज चलती हैं, जावास्क्रिप्ट की सारी चीजें इसमें चलती हैं, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अच्छा, इमेज लगाने का एक इसमें अलग तरीका होता है। अच्छा, एक मैंने इमेज का टैग बनाया, एक तो इमेज में ALT का एट्रीब्यूट लाजमी देना है, वरना ये वार्निंग देता है, सही है? ALT बस भले एम्प्टी छोड़ दें इसको, लेकिन दे लाजमी, वरना एक वार्निंग देता है। अच्छा, इमेज अगर URL से आप लगाएंगे, इमेज अगर आप URL से लगाएंगे तो आप डायरेक्ट दे देंगे इस तरह, कोई मसला नहीं, चल गए। अच्छा, अब फोल्डर, अच्छा इसमें विड्थ और हाइट के जो एट्रीब्यूट थे वो भी चलते हैं, वो भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल HTML की तरह चल रहे हैं जैसे HTML में चलते थे। अच्छा, अगर इमेज डाउनलोड करके देनी है तो मैं इसको पहले सेव करूंगा, सेव कर ली भाई। अच्छा, अब होगा ये, मैं SRC में आऊंगा, जहां पे मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, जहां पे मैंने कंटेनर्स का फोल्डर बनाया है, यहाँ एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर आऊंगा, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा इमेजेस। डाउनलोड से मैंने इमेज कॉपी की और रिएक्ट में आया, मैप में आया, SRC में आया, एसेट्स में आया, इमेजेस में आया और पेस्ट कर दी, ठीक है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं माय इमेज, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कैसे यूज होगी, ये होती है इंपोर्ट हो गई। आप इस इमेज को इंपोर्ट करेंगे, आपने इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट लिखने के बाद आप इसका जो नेम है वो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया इमेज, अपनी मर्जी से जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इमेज लिख दिया कैपिटल में, मैंने कहा फ्रॉम, जो भी इमेज का पाथ था वो देना है, // एसेट्स इमेजेस स्लैश, क्या नाम था, image.png थी या जेपीजी थी, जेपीजी, एक्सटेंशन भी इसकी लिखना पड़ती है, .jpg लिख दिया। इसको यूज कैसे करेंगे, आपने SRC हटाया, अब इसको जावास्क्रिप्ट की तरह यूज करना है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं बल्कि कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपने ये इमेज दे दी। चला के देखते हैं, रीलोड करा, सही भाई।
तो ये तरीका था इमेज देने का। एक और तरीका बता दूं। अच्छा, वैसे यही तरीका बेस्ट है इमेज लगाने का, क्योंकि होता ये है कि इसमें जब रिएक्ट की बिल्ड बनती है तो एसिड्स के फोल्डर से वही इमेजेस उठ के आती हैं जो यूज हुई हुई है। कि जब बिल्ड बनती है ना, जो चीजें यूज हुई हुई है पूरा उसका बंडल बनता है और फिर वो आपको मिलता है। ये चीज आगे जाके भी आपको पता चलेगी। वरना इसके अलावा एक और तरीका भी इमेज लगाने का, वो क्या है, आप इसमें आ गए, पब्लिक में आ गए, पब्लिक के अंदर आके आपने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम आपने रख दिया इमेजेस। सही है भाई, पब्लिक का फोल्डर है। कोई इमेज उठा लेते हैं, इमेज मैंने कॉपी की, पब्लिक के फोल्डर में इमेज में आके पेस्ट कर दी इमेज। ये भी जेपीजी की फाइल है। अच्छा, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ आ जाए तो बता सकते हैं। बेस्ट तरीका जो है वो वही था जो मैं एसिड्स वाला आपको बताया। अच्छा, अब इसमें इमेज एक आ गई, पब्लिक के फोल्डर में इमेजेस है, उसमें इमेज आ गई। अब जहां कहीं भी मुझे इमेज ये वाली यूज करनी होगी, मैं आऊंगा एसआरसी में, इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्लैश दूंगा, स्लैश लिखने के बाद मैं बोलूंगा इमेजेस स्लैश, मतलब इमेजेस जो भी फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम दिया, स्लैश दिया, मैंने लिखा इमेज डॉट जेपीजी। आगे भाई एक ये तरीका, ये इमेज कहां से आई, पब्लिक के फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर है, तो इसकी वजह से मैंने स्लैश इमेजेस, क्योंकि आपको ये पता है जितनी भी हम जेसेस लिख रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये कहां जाके रेंडर हो रहा है, पब्लिक के अंदर index.html में। और अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो इसका बाद यही बन रहा है। अगर इमेज अगर यहाँ होती, इमेज अगर मैं यहाँ लगा रहा होता तो क्या बात बनता है इसका, यही बनता स्लैश इमेजेस स्लैश इमेजेस इमेज डॉट जेपीजी, यही बात होता। तो वही बात यहाँ पे भी हमने कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जब हम रिएक्ट की बिल्ड बनाते हैं ना, स्टैटिक बिल्ड, अभी तो रिएक्ट में इतनी सारी फाइल्स है, ये सारी डिप्लॉय नहीं कर सकते, इसकी बिल्ड बनती है, वो देखेंगे आगे आगे कैसे बनती है। तो बिल्ड बनाते वक्त पब्लिक का फोल्डर एज इट इज बिल्ड में जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बाकी एसआरसी के अंदर वो चीजें बिल्ड में जाती हैं जो यूज हुई हुई होती है। जो चीज यूज नहीं हुई हुई, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना के छोड़ा इनपुट इसमें यूज नहीं हुआ, खत्म हो गया, इनपुट इसमें यूज नहीं हुआ तो वो बिल्ड के अंदर नहीं जाएगा, ये इसका फायदा होता है। तो अगर मैं इमेजेस अपनी सारी पब्लिक में रखूंगा तो इसका बताएं नुकसान क्या हो गया, जो इमेज हमने यूज नहीं की हुई वो भी बिल्ड में चली जाएगी, जिससे ऐप का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ये इसमें नुकसान हो जाएगा। इसमें नोट मॉड्यूल सारे बंडल बनते हैं, मतलब कंपाइल होके फिर बंडल बनता है और फिर जाके एक स्टैटिक बिल्ड बनती है। स्टैटिक मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन 3 फाइलों की बिल्ड बनती है और रन हो जाती है। ये कौन है भाई, घर से आया कोई, ठीक है भाई। कितने तरीके इमेज लगाने के, 2 या 3, कौन कौन से, एक URL से तो हमने डायरेक्ट लगा दी, कोई फर्क नहीं है। इंपोर्ट करके देखा हमने कि एसिड्स के फोल्डर में इमेज रख दी और इंपोर्ट कर ली एसिड्स के फोल्डर से और यूज कर ली जावास्क्रिप्ट की तरह। तीसरा तरीका क्या था, पब्लिक के फोल्डर में इमेजेस का फोल्डर बनाया, ठीक है भाई, और इमेज को स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज का नाम देके यूज कर लिया। तो ये 3 तरीके देखे हमने जिससे इमेज हमने लगाई। अब 50 यूज करनी, 50 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका भी एक हल है, वही वाला जो कंपोनेंट का हल था कि इमेज, सारी इमेजेस आपने एक ही फाइल में इंपोर्ट कर ली, एक फाइल बनाई आपने index.js की, सारी इमेजेस उस फाइल में इंपोर्ट कर ली, और जहां कहीं भी आपको कोई इमेज चाहिए आप इंडेक्स से इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो तरीका है। हाँ, उसमें 50 बार करना तो पड़ेगा।
अब 50 जब इमेजेस आप यूज कर रहे हैं तो HTML में 50 बार ये भी तो लिखना पड़ेगा ही ना। तो ये कौन सा सवाल कर दिया भाई? ऐसा तो नहीं कि 50 इमेजेस ली और एक ही बात में यूज कर ली, ये तो HTML में भी नहीं होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझदार नहीं है। अच्छा, मैं आगे बढ़े। तो काफी चीजें हमने देख ली और आज इंशाल्लाह बड़ा असाइनमेंट दूंगा। समझे? अभी अब ऐसा लेवल हो गया आपका, कोई भी यूआई बना सकते हैं लिख कर। हर चीज पता चल गई ना? थोड़ा छोटा दिएगा। अच्छा, एक और चीज अब बता दूं, बटन बटन बना रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। मैंने कहा बटन क्लिक, ठीक है भाई। घर जाएगा रीलोड करा, बटन आ गया। घर में कोई काम है फारिग है। अच्छा, इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स याद है स्टैंड ऑन क्लिक, ऑन ब्लर इनपुट के लिए, ऑन फोकस याद है? तो इसमें जो इवेंट लिखना है ना वो भी कैमल केस में लिखना है। ऑन क्लिक हम लिखते थे HTML में ऐसे, रिएक्ट में हम लिखेंगे ऐसे, सही है भाई? कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, रिएक्ट में HTML में हम क्या करते थे, इनवर्टेड कॉमा और फंक्शन कॉल। रिएक्ट में हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और जावा स्क्रिप्ट इसमें लिखेंगे हम। या तो मैं पूरा फंक्शन भी इसमें बना सकता हूँ, ठीक है? फंक्शन बना सकते हैं इसमें। एरो फंक्शन बताएं कि शॉर्ट कैसे बन सकता है। राउंड ब्रैकेट, एरो, अलर्ट, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। फंक्शन है नहीं पूरा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस फंक्शन में? ये स्ट्रिक्स का फीचर है, सबको आता है। चेक करते हैं चला के, मैंने रीलोड नहीं करना था, वैसे भी चल जाता। क्लिक करा, फंक्शन चल रहा है, सही भाई? ये बस जादू कर दिया। console.log करा तो ये भी चल गया, सही भाई? ऊपर कोई भी वेरिएबल बनाया, कोई भी वैल्यू, कुछ भी, कोई भी कुछ भी, सही में कोई भी हमने यहाँ पे दिया तो कुछ भी आ गया। क्लियर है भाई? तो ये आप कोई भी वेरिएबल बना के उसको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कैसे करेंगे यूज? ठीक है भाई? अब कोई ऑब्जेक्ट यूज करना हो तो कैसे करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट डॉट नेम। सीखा होगा यार, आपको तो रीड पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आ रही है यार, जबरदस्त। ये तो जावा स्क्रिप्ट है। चलो फिर सही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एरे हो, अगर कोई एरे हो तो इसको हम क्या करेंगे? कोई, ठीक है। अब एरे को भी यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे? एरे स्क्वायर ब्रैकेट, 0 पे क्या आ जाएगा, 1 पे कोई। क्लियर है भाई? कोई मुश्किल तो नहीं है काम करना, बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं एरे में कुछ कोई नहीं और कुछ भी है, और भी है, नहीं भाई? अब काफी सारे एलिमेंट्स आ गए ना एरे में। अब मैं चाहता हूँ कि सारे रेंडर हो नीचे, एक एक करके ना 0 1 2 3 में लिखूं, बल्कि सारे एक साथ आ जाए। अच्छा, एक इसमें ये भी तरीका है कि मैं डायरेक्ट एरे का नाम लिख दूं तो ये सारी वैल्यूज आ जाती है। ये रिएक्ट का एक अच्छा फीचर है कि आपने एरे का नाम दिया और सारे आ जाते हैं। जबकि आप ये HTML में देंगे ना तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये
ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, ये काम सिर्फ एरे में ही होता है। अच्छा, अगर अलग अलग एलिमेंट बनाने हो सबके तो क्या करूंगा, मतलब मुझे लिस्ट में अगर रेंडर कराने हो तो यूएल बनाया, यूएल के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे हमने यूज किया अगर कोई एरे डॉट मैप। मैप याद है, भूल गए? भूल गए? चलो अच्छा है। और ये मैप के साथ मैंने क्या बनाया, एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन है और एरो फंक्शन बनाया। नॉर्मल भी बन जाता लेकिन एरो बनाया। अच्छा, मैप आपको क्या क्या चीजें देता है पैरामीटर में, एक में वैल्यू देता है और दूसरे में इंडेक्स देता है। अच्छा, ये मैंने क्योंकि कर्ली ब्रैकेट बनाए, मैं एक ही लाइन का फंक्शन लिखना चाह रहा हूं तो इस तरह भी बना सकता हूं, तो इसमें मैं रिटर्न करवा देता हूं li। अच्छा, होगा क्या वैसे कि li जब मैं मैप के अंदर रिटर्न करूंगा तो मैप क्या करेगा, मैप रिटर्न क्या करता है ये पता है आपको? क्या हो गया यार, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, बराबर वाली स्क्रीन पे देख लें, ठीक है, हेलो वर्ल्ड बनाया और इस पे मैंने चलाया एरे डॉट मैप वैल्यू और इंडेक्स। मैंने कहा भाई वैल्यू में आप सेव कर दो, ऐसे करा सकते हैं, कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इंटर कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एबीसी करूंगा तो बताएं क्या आएगा, जल्दी बताएं क्या आएगा, दोनों में देख लो। अच्छा, वैल्यूज आएंगी या एरर आएगी? जावास्क्रिप्ट करवा रहा हूं, देख नहीं है क्या आएगा, एरर या वैल्यूज या एरर? एरर भी आ सकता है, एरर है क्या आया, पता चल गया। मैप रिटर्न क्या करता है, अच्छा एक होता है पैरामीटर, पैरामीटर नहीं बोल रहा, मैप पूरा चल के खत्म हो जाता है ना तो एक रिटर्न भी करता है। तो मैप क्या करता है, हमेशा न्यू एरे बना के रिटर्न करता है। क्या करता है? तो इसने भी ये काम करा कि मैंने मैप चलाया, मैप में वैल्यू के अंदर मैंने गॉस रखा, तो इसने जब जब मैप चला होगा वैल्यू एरे के एलिमेंट इसने बना दे दिए, तो जैसे ही खत्म हुआ मैप इसने एक न्यू एरे बनाई और रिटर्न कर दी। क्लियर है? अच्छा, रिटर्न दो इसलिए बनाया ना कि ऊपर की लाइन भी दो थी, तो पहली बार जब चला, पहली बार इसने पहली वैल्यू में गॉस रख दिया, दूसरी बार चला दूसरी में भी गॉस रख दिया। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरह कर देता, आप बताएं कंसोल डॉट लॉग एबीसी में क्या आएगा, चलिए बताएं। सही भाई, समझ में आ गया, मैप मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से रिटर्न वाली चीज आपको समझ में नहीं आती जावास्क्रिप्ट में। चलें एरे दोबारा बना देते हैं, सेव एरे। वो भी याद है क्या करेगा, चले कर देगा डिलीट कंसोल डॉट लॉग फू। कंसोल में क्या आएगा, कंसोल में क्या आएगा देख लो। अच्छा, कंसोल में वो चीज आएगी जो एरे डॉट पॉप चलने के बाद रिटर्न होगी। क्या आना चाहिए, हेलो आएगा, एरे के अंदर हेलो आ जाएगा, देख लो, सोच लो क्या वर्ड आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू में वर्ड आ जाएगा या पूरी एरे आ जाएगी, या कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। कुछ चीजें होती है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती, अनडिफाइंड आता है। हेलो या वर्ड, वर्ड क्यों आया भाई, ये चीजें क्लियर करनी है,
इसके बिना ना बहुत मुश्किल आ सकती है। अच्छा डिलीट तो उसने वर्ड करा, और जो उसने डिलीट करा ना वो ही रिटर्न करा। देखिए हमने ये चीज कभी यूज नहीं की, ठीक है, इसमें से हो सकता है आपको आइडिया ना हो, लेकिन कोई भी मेथड होता है ना जावास्क्रिप्ट का, वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। अब अभी तक हम कैसे इसको यूज करते आ रहे हैं, हमने एरे बनाई, मैं डायरेक्ट पॉप लिखता हूँ और एरे को कंसोल करा के देखता हूँ, इसमें हेलो आएगा। लेकिन ये जो मैंने चलाया ना, अभी चला तो दिया, लेकिन ये जो चल रहा है ये एक चीज रिटर्न भी करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। तो इसी तरह स्प्लाइस स्लाइस ये सब कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। अब वो अच्छा चले, अब मैं एरे बनाई, चीज देना मतलब हो जाएगा। चीज देना मतलब है चीज नहीं निकली। एरे डॉट स्प्लाइस। हाँ भाई, ओ के अंदर आंसर बताए जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। हाँ भाई, ये है वर्ड। हेलो या वर्ल्ड, वर्ड ये स्प्लाइस है। अच्छा पॉप ने क्या करा था, जो चीज डिलीट करी वो रिटर्न करी। स्प्लाइस क्या रिटर्न करेगा, हेलो ही करेगा, देख लो। वर्ड मेरे वर्ड नहीं बोला। ये जावास्क्रिप्ट है बच्चों, जावास्क्रिप्ट है, इसको समझना आसान नहीं है। अच्छा स्प्लाइस का जो मेथड है ना, वो जो एरे बचती है, जो एरे रह जाती है, वो रिटर्न करता है। सही शॉर्ट क्या जावास्क्रिप्ट में हर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए क्या रिटर्न करता है, क्योंकि हमने अभी तक ये रिटर्न करके देखा ही नहीं। हमने क्या करा, एरे बनाई जावास्क्रिप्ट में, एरे बनाई और स्प्लाइस इस तरह यूज करा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका के रखना, हल्का देख झुका हुआ हल्का था। स्प्लाइस इस तरह हमने यूज करा और एरे को कंसोल करा लिया। क्या आ जाएगा, स्क्रीन इसको सेट रख, जूम नहीं कर, वो रिजल्ट खराब है। फिर वर्ड आ गया, क्यों जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ना सही बता रहा हूँ। अच्छा क्यों आया, जावास्क्रिप्ट सर। अब हेलो क्यों आ गया, अच्छा बता दे सोच ले। अच्छा स्प्लाइस करता क्या है वैसे, ये तो बताएं, जो लग रहा है आपकी याददाश्त चली गई स्प्लाइस को लेकर। स्प्लाइस क्या करता है, कॉपी करता है, जबरदस्त यार, हटा सकता है, वो कहीं पे भी ऐड भी हो सकता है। यस सर। अच्छा पहला इंडेक्स कौन सा होता है, बताता है। अच्छा 1 लिखा है तो इसने कौन सा टारगेट करा है, वर्ल्ड टारगेट करा है। वर्ल्ड के बाद दूसरा इंडेक्स, सॉरी दूसरा इंडेक्स कौन सा लेता है, कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, जहां तक चलाना नहीं है। तो वर्ल्ड के बाद मैंने 1 लिख दिया, तो इसका मतलब एक वैल्यू डिलीट करनी है, तो जिसको टारगेट करा है उसी को डिलीट कर देगा, सिंपल तो है। अच्छा पॉप क्या कर रहा था, सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा था। स्प्लाइस क्या कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है, यार ये एरे में से लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अच्छा मैप क्या रिटर्न करता है, कभी भी ऐसा सवाल आया ना, हमें मैप क्या रिटर्न करता है, आप जवाब देंगे न्यू एरे बना के रिटर्न करता है। क्या करता है, न्यू एरे बना के रिटर्न करता है। अच्छा अब आप देखिए, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अगर कोई एरे, क्या आंसर होगा, क्या आएगा रिजल्ट, कुछ कोई और भी है, कुछ कोई और भी है, ये सारा एक साथ लिखा हुआ आ गया, ऐसा ही हुआ। अच्छा अब मैंने इसमें मैप चलाया, तो मैप ने क्या किया होगा, मैप ने क्या किया होगा जल्दी बताएं। अच्छा अगर मैं इसको कंसोल करा के देखूं, तो मुझे बताएं कंसोल में क्या आना चाहिए। हाँ भाई कंसोल में क्या आना चाहिए, जल्दी बताएं। एरे में आएगा या एलआई में, कंसोल में पूछ रहा हूँ, अभी डॉम पे नहीं पूछ रहा। अलग अलग का क्या मतलब, एरे आएगी ना पूरी।
अलग अलग तो डॉम का आएगा। कंसोल डॉट लॉग करा है अभी मैंने, क्या आया कंसोल में, पूरे के पूरे एलिमेंट बनेगा अगर, और ये रिएक्ट के एलिमेंट बने, ठीक है। पूरी जो मैंने एल आई बनाया ना, मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी हम HTML लिखते हैं ना, वो नॉर्मल HTML के एलिमेंट नहीं होते, वो JSX के होते हैं। तो इसने क्या करा, हर एक LI को बनाया और एरे पे स्टोर कर दिया। तो अब रिएक्ट का फीचर है कि अगर एरे का नाम लिखें तो एरे के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सारी निकाल के रेंडर कर देता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे UL के अंदर डायरेक्टली मैप चलाया और मैप के अंदर LI रिटर्न कर दिया। क्या आंसर आना चाहिए डॉम पे? हाँ भाई, आ गई पूरी लिस्ट। कितना आसान तरीका है, बड़ी से बड़ी लिस्ट हम इस तरह रेंडर कर सकते हैं। मैप चलाया, मैप के अंदर रिटर्न करा LI और ये दे दिया। अच्छा, अगर LI नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे कोई डिव वगैरह बनाना है, वो भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर मल्टीलाइन कोड लिखना पड़ेगा, या तो हम इस तरह रिटर्न बनाएं और फिर इसमें डिव वगैरह लिखें, ऐसे ऐसे ही। और अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट लगाना है तो एरो फंक्शन सिंगल लाइन में लिखते हैं, वही वाली बात है, ये तो आपको पता है। ये पूरा ये बात है। हाँ, ये भी हो सकता है वेरिएबल में रख दें और वेरिएबल को कॉल कर दें, बात एक ही है। एक ही बात है कि इतना जो मैंने काम किया हुआ है ये मैं ऊपर वेरिएबल में रख दूं और वेरिएबल यहाँ पे कॉल करा दूं, बात तो एक ही है ना। अच्छा भाई, अब ये जो मैंने मैप चलाया ना, अब इसमें एक वार्निंग आ रही होगी कंसोल के अंदर, ठीक है, आ गई भाई। क्या क्या है वार्निंग, पढ़ें। अच्छा, ये वार्निंग है, इसको भी समझें। एक मैंने आपको क्लास का दिखाया था कि आप वो बोल रहे थे वीडियो में क्लास नेम, वो कब आता है कि अगर क्लास नेम की जगह क्लास देते हैं रिएक्ट में। अच्छा, एक ये आता है, ये क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की ड्रॉप। ये बोल रहा है कि आपने एक लिस्ट रेंडर करवाई है, लिस्ट ही है ना ये पूरी, और ये बोल रहा है कि उसके पास ना एक की का प्रॉप होना चाहिए, मतलब की का एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। अच्छा, क्यों क्यों फालतू है या काम की चीज है? क्यों? टारगेट करने के लिए नहीं है। अच्छा, ये इसलिए है कि यार हमने यहाँ पे LI कितने बनाए, एक बनाया, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम के पास जो LI जा रहा होगा ना, वो रेफरेंस जा रहा होगा सिर्फ एक LI का, तो वो पहचानेगा नहीं कि कौन सा LI किसका है, ठीक है। तो इसकी पहचान बनाने के लिए ना इसको एक की देते हैं हम यूनिक, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए। वर्चुअल डॉम इसको पहचान सके, क्या ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। अभी मैंने सिर्फ LI लिखा हुआ है तो वर्चुअल डॉम इसको नहीं पहचानेगा, वो समझेगा एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वार्निंग आ रही है। तो इसमें यूनिक आई जो है ना, ये हमेशा यूनिक आता है। यूनिक क्यों आता है? क्योंकि इंडेक्स नंबर होता है 0 1 2 3, ये यूनिक ही होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी पेरेंट एलिमेंट होता है उसको की का एक एट्रीब्यूट देते हैं और उसमें डाल देते हैं आई। अच्छा, आई के अलावा वैल्यू में भी अगर कोई आईडी वगैरह आ रही हो ना जो यूनिक हो, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर आई डालते हैं क्योंकि हमें पता है आई यूनिक ही होगा, ठीक है। मैंने आई ऐड करा, अब ये वार्निंग नहीं आएगी। क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं इसमें, कर लेंगे आराम से। टेबल हो, कोई भी एलिमेंट हो। अच्छा, डॉट मैप मैंने यूज करा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें UL और LI आएगा, इसमें डिव के कार्ड भी हो सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैग देके आपने मल्टीपल कार्ड इसमें दे दिए, इसमें टेबल यूज कर लिया, इसमें HTML का कोई भी चीज आपने यूज कर ली। लिस्ट हो, इमेजेस आ गए आपके पास, एरे के अंदर इमेजेस है 100, वो सारी इमेजेस एक साथ रेंडर करानी है। आप क्या करेंगे, डिव बनाएंगे, डिव के अंदर आप मैप चलाएंगे, मैप के अंदर आप रिटर्न कर देंगे इमेज, तो वो 100 की 100 इमेज एक साथ रेंडर कर देगा, पर हर सब इमेजेस की अलग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई सबको? सबको समझ में आनी चाहिए। अब मैं एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अच्छा ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है। एक तो मैं सोच रहा था कि आपको UI का भी दें, लेकिन अभी मेरा ख्याल ये है कि अभी फंक्शनैलिटी पे आप काम करें थोड़ा ना, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि UI आप बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। UI हर कोई बना सकता है। HTML लिखी, CSS में आके CSS लिखी, UI बन गई।
मैं अभी कहता हूँ कि यूआई पे अभी इतना फोकस नहीं करें, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी जो रिएक्ट की कॉन्सेप्ट है ना कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिख रहे हैं, इसमें मैप कैसे चला रहे हैं, वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, अभी सारा फोकस आपने इस पे रखना है। यूआई पे फोकस अभी नहीं रखना, रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बूटस्ट्रैप कैसे लगता है, और रिएक्ट की दूसरी लाइब्रेरीज भी है यूआई की, वो कैसे लगती है, सारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, अभी का आपका असाइनमेंट क्या होगा, कुछ भी बना लें, कुछ भी बना लेंगे भाई, कुछ भी बनाने के चक्कर में कुछ भी ना बन जाए। नीचे शो करा दिया, ऑब्जेक्ट बनाया नीचे शो करा दिया, एरे बनाई नीचे शो करा दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया नीचे रेंडर करा दिया, कॉम्प्लेक्स एरे बनाया कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे शो करा दिया। बच्चों वाला है, मुश्किल तो नहीं है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम पैकेज वर्सेस इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम पैकेज। समझ में आया? एक इंपोर्ट ये होता है विदाउट कर्ली ब्रैकेट, एक इंपोर्ट ये होता है विद कर्ली ब्रैकेट, दोनों में क्या फर्क है एक्सप्लेन कर देना है, हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, सबके समझ में आ गया, जबरदस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द डेटा फ्रॉम दीज लिंक्स एंड स्टोर देम इनटू अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में आप इसको सेव करा लेंगे। अच्छा, डोंट यूज फैच फॉर नाउ, ना फैच यूज करना है ना कुछ करना है। कभी आपको पता है जेसन प्लेस होल्डर क्या है, कभी आप समझे यार ये तो हमें फैच यूज करना पड़ेगा, नहीं, आपने क्या करना है, लिंक कॉपी करा, गूगल पे जाके पेस्ट करा, पेस्ट हो गया, एरे आ गई, कंट्रोल ए करके एरे कॉपी की, रिएक्ट में आए, या तो यहाँ पे या ऊपर आपने एक वेरिएबल बनाया, एरे पेस्ट कर दी, एरे आ गई। अब ये सारा जो डेटा है वो डॉम पे रेंडर कराना है, हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा 2 लिंक्स हैं ये, एक पोस्ट है एक यूजर से। यूजिंग अबव एपीआईज यू हैव टू रेंडर ऑल द यूजर्स विद देयर नेम्स, ईमेल्स एंड देयर पोस्ट्स। यूज आईडी एज अ की विद ईच डेटा एंट्री। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि इसमें एक आईडी भी है मेरे ख्याल से, है भाई आईडी कोई, देखें आईडी सबकी अलग है, तो की प्रॉप में ना आईडी यूज करनी है, आई यूज नहीं करना, आईडी यूज करनी है। क्लियर है भाई, हो जाएगा ये काम। तो ये वाला लिंक भी देख लेते हैं चल रहा है या नहीं, ये वाला मैंने ओपन करके देख लिया, पोस्ट वाला, और यूजर वाला भी देख लेते हैं। सही भाई, ये यूजर आ गया, जितने भी यूजर हैं सारे रेंडर करा देना है, इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, बहुत आसान चीज है। अच्छा, अभी देखिए वैसे तो ये तो लाजमी है, ये आपको लाजमी करना है, लेकिन कोई अगर अपनी तरफ से अगर लेकिन कर लिएगा ये भी, इस पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा है, सीरीज लगा दें, इनलाइन स्टाइलिंग कर लें ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, यूजर्स जो है वो कार्ड्स में आ जाए, ठीक है भाई, और पोस्ट जो है उनके भी कार्ड्स बन जाए। पोस्ट में मेरे ख्याल से इमेज आ रही है, इमेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर भी भाई एक कार्ड बन जाए, तो कार्ड के अंदर ये डेटा शो हो जाए, अच्छे से अच्छा डिजाइन जितना अच्छा हो सके आपको बनाना है, ठीक है भाई। किसी को कोई